अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाए। अच्छा, सबसे पहले जो डिस्कशन कर लेते हैं क्विज नंबर 2 के ऊपर, जिसपे काफी सारे बच्चों को लग रहा था कि जो क्लेम था कि हमने प्लेज नहीं किया या वो है। तो सबसे पहले तो आप लोग वो समझे नहीं, शायद मैं ये बोल रहा था कि जो यूएमएल वाला क्वेश्चन था, जो थियोरेटिकल एक क्वेश्चन था क्विज नंबर 2 के अंदर और एक क्वेश्चन था कोड वाला। दो क्वेश्चंस दिए थे मैंने, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी की पॉलिसी प्लेजरिज्म की पहले समझ लें, तो ताकि बेहतर हो जाए, क्योंकि मिड टर्म की पॉलिसी भी उसी के ऊपर फॉलो हुई है और उसी के ऊपर होगी, तो सब चीज़ें आपके सामने क्लियर पिक्चर हो और मेरे सामने भी क्लियर पिक्चर हो। तो ये है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन क्विज के लिहाज से पॉलिसी ये है कि अगर आपका क्विज के अंदर कोई क्वेश्चन कॉपी होता है, ठीक है, तो एक कॉपी होता है स्टूडेंट्स के साथ, एक होता है इंटरनेट के साथ, और एक होता है बुक से कॉपी, ठीक है। अगर डॉट डॉट सेम वर्ड्स हो, ठीक है, तो वो बुक से हो, किसी स्टूडेंट से हो, किसी भी ऐसी सोर्स से हो जो कि टीचर के अलावा हो। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक लेक्चर में वैसे ही आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाया मिसाल के तौर पर, और उसको आपने अपने वर्ड्स में लिख लिया ड्यूरिंग दी एक्सप्लेनेशन, तो वो प्लेजरिज्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपने अपने वर्ड्स में लिखा है और अपने वर्ड्स में आपका लाजमी कुछ ना कुछ यूनिकनेस होगी उस टेक्स्ट के अंदर, उस कंटेंट के अंदर। डॉट डॉट सेम इंटरनेट से या किसी और दोस्त से या किसी और स्टूडेंट से नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी का लिखने का अंदाज अलग होता है, हर किसी की वोकेबलरी का लेवल अलग होता है, हर किसी की इंग्लिश का लेवल अलग होता है, ठीक है। दूसरी चीज जो समझने वाली है वो ये है, वो कि अगर आपका कोड या जो आपने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, अगर वो प्लेजराइज्ड है, क्विज के अंदर क्विज की पॉलिसी ये है कि उसको आप सिंपली वो जो पूरा क्विज है वो जीरो काउंट होगा, ठीक है। ये मैं मेरी पॉलिसी नहीं है, यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन जब से यूनिवर्सिटी चल रही है पॉलिसी चल रही है, ठीक है, कि जब से अगर आप क्विज अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, और अगर उसमें एक क्वेश्चन भी प्लेज्ड हो तो पूरा क्विज जीरो हो जाता है, दूसरे क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चंस के भी मार्क्स नहीं मिलते। क्विज की ये पॉलिसी है, ठीक है। और मैं लास्ट 2 सेमेस्टर से, क्योंकि मेरा इत्तेफाक है कि फर्स्ट सेमेस्टर जो मैंने पढ़ाया था उसमें ऑन कैंपस क्लासेस हुई थी, उसके भी हाफ से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मैं जब से कीट को ज्वाइन किया है मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता आ रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से जो टेक्स्ट है, अगर वो सेम है जिसके से यूएमएल वाली डेफिनेशन है, ठीक है, वो अगर उसमें सेम टेक्स्ट पे मैंने जिस जिसको जीरो दिए हैं, मैंने सेम टेक्स्ट की वजह से उसको जीरो दिए हैं। और अगर उनको नहीं लगता कि उन्होंने किया है तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ, मेरे पास लिंक भी है, मेरे पास टेक्स्ट भी है, मैं एचओडी को भी सेंड कर चुका हूँ ताकि वो भी अपनी तसल्ली कर लें। तो मैंने एचओडी को भी दिखाया है, जिनको मैं रिपोर्ट करता हूँ, कि आप देख लें ये क्वेश्चन था, ये इस लिंक के ऊपर ये पूरा टेक्स्ट डॉट डॉट सेम है, ठीक है। अगर 50% भी आपका टेक्स्ट सेम आ रहा है, ठीक है, तो वो प्लेजरिज्म काउंट होता है, ठीक है। तो प्लेज की पॉलिसी ये अपने जहन में रख लें काइंडली, ताकि आप लोग भी परेशान ना हो, क्योंकि आप लोग सेकंड सेमेस्टर आप लोग घबरा जाते हैं पहले फौरन से कि हमारे एक क्विज में जीरो हो गए तो हमारे सारे क्विजेस के जीरो हो जाएंगे, जीपीए पे इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं होता। जो भी आपके क्विजेस होते हैं टोटल 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, तो उनमें से मेरी जो पॉलिसी जो मैं लेता हूँ, मैं बेस्ट क्विजेस चूज करता हूँ, ठीक है। आप उससे जो बेस्ट क्विजेस होते हैं उसमें से जो आपका स्कोर होता है, मैं उन उन स्कोर्स को लेता हूँ जो कि आपने अच्छे से अच्छे किए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको फेल करने की नीयत से या कोई और नीयत से मैं उसमें मार्क्स नहीं काटना चाहता, ठीक है। इस चीज को समझ लें पहले, ठीक है, ताकि ये चीजें आपके पास क्लियर हो, क्योंकि आप लोग
जैसे सारे मैसेज कर रहे हैं मतलब गूगल से नहीं पढ़ सकते, और इसी तरीके से एक स्टूडेंट और उन्होंने कहा क्या है, मैं पढ़ लूँ फिर बता दूँ। वैसे तो उन्होंने सबको किया कि सर इंटरनेट से पर तो एग्जैक्ट चीज़ ही नहीं मिलती, क्योंकि लोग सिनेरियो क्वेश्चंस भेज देते हैं, तो कोड वाले बेस में क्वेश्चन, मैं कोड वाले की इसलिए तो बात ही नहीं कर रहा ना बेटा, मैं कोड वाले की बात ही नहीं कर रहा, मैं थ्योरेटिकल वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोड वाले में होगा आपका यूनिक, मैं उस पर कोई मुझे एतराज नहीं है, मैं उस पर तो बात ही नहीं करी। मैंने जितनों को ये कमेंट भेजा ईमेल के रिप्लाई में कि आपका क्वेश्चन प्लेज है, तो उसमें ये है। तो आपका जो क्विज है वो आपके जो बेस्ट क्विजेज है उनमें से चूज होगा। अभी आपके 2 क्विजेज हुए जिनमें से एक क्विज में आप लोगों के तकरीबन के मार्क्स अच्छे ही हैं, ठीक है, कुछ के कम होंगे। बाकी अभी एक और क्विज होगा, मैं या 2-3 क्विज हो सकता है मैं ले लूँ या 2 क्विज ले लूँ, तो उनमें से भी जो बेस्ट क्विजेस होंगे उनके मैं एवरेज को लूँगा, ठीक है? तो आप लोग परेशान मत हो कि आपके क्विजेस खराब हो गए, आपके ग्रेड को खराब करने की कोई वो है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ को काइंडली देख लें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, जब भी आप कुछ ऑनलाइन अटेम्प्ट करें, किसी भी कोर्स का हो, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, ये हर टीचर के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग के लिए इंस्ट्रक्शन है, ताकि आगे आप अ, ताकि आपको पता हो चीज़ें, ठीक है? वो ये है कि जब भी आप ईमेल यूज़ करते हैं, ऐसा फॉर्म यूज़ करें या ऑनलाइन आप क्विज़ देते हैं, तो आप अपनी ईमेल उसमें लिखते हैं, ठीक है? तो काइंडली एक ईमेल ऐसा आप बना लिया करें, जिसके अंदर आपका नाम पूरा हो। मिसाल के तौर पे मेरा नाम सिराज मुनीर है, तो मैंने मेरी जो ईमेल एड्रेस है वो sirajmunir93@gmail है, ठीक है? तो इसमें मेरा पूरा नाम आ रहा है। या इवन इतना हो कि सिराज 12 @ munir. इस तरीके का कुछ हो, ठीक है? तो इस ऐसी ईमेल बना लें, मिसाल के तौर पे mn0010 @gmail.com। अब ये mn कौन है, मैं कहाँ से ढूंढूं? इसी तरीके से एक zk princess@gmail.com। अब zk princess कौन है, मैं कैसे मुझे पता चलेगा कि zk princess? अब मैं ये तो नहीं कर सकता ना, 40 बच्चे हैं तो उनको एक एक को ईमेल करके उनका नाम पूछूं। तो ईमेल काइंडली एक ऐसी बना दिया करें, और बना लें, फ्री होती है, कोई पैसे नहीं लगते उसमें, ठीक है? तो अभी चेंज कर लें आप, उसमें 5-10 मिनट का प्रोसेस है, आप अपनी ईमेल चेंज कर लें और ईमेल ऐसी रख लें जिसमें आपका नाम आ रहा हो, ताकि टीचर को भी पता हो बच्चा कौन है और बच्चे को भी पता हो कि भाई टीचर ने मुझे भेजा है, ठीक है? तो दोनों साइड से पिक्चर क्लियर हो, ठीक है? बाकी प्लेजरिज्म 1-2% हो, 5% हो, इवन 20% भी हो, मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है? ये हर टीचर करता है, मैं कोई एहसान अज़ीम नहीं करता। ये हर टीचर करता है कि इतने रिलैक्सेशन होती है कि 10%, 15%, 20% तक आपका अगर थ्योरी है या कोड है, कुछ भी है, प्लेज है, तो उसको इग्नोर किया जाए। लेकिन अगर आपका मोर देन 20% हो, 30%, 40%, 50% या मोर देन 50%, वो सारा प्लेजरिज्म में काउंट होता है, ठीक है? या आप किसी भी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी में जाके देख लें, कीट की भी यही पॉलिसी है, मैं भी इसी पॉलिसी को फॉलो करता हूँ, हर जगह यही पॉलिसी है, ठीक है? तो इस पॉलिसी को असाइनमेंट्स क्विज़ेस के लिए और असाइनमेंट्स के लिए समझ लें, ठीक है? और मिड टर्म के लिहाज से पॉलिसी जो है, जो कि इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी क्लियरली आप लोगों के एग्जाम के अंदर, कि अगर आपके किसी क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट के साथ या किसी के साथ भी किसी तरह किस्म की चीटिंग या प्लेजरिज्म आएगा, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है और 0 मार्क्स भी हो सकते हैं, ठीक है? ये दोनों पूरी आपकी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, और ये आपने लास्ट सेमेस्टर भी आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा था, तो लास्ट टाइम भी यही पॉलिसी थी, पॉलिसी में कोई खास चेंज नहीं आया है, ये आपको भी पता है, ठीक है? आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन ही पढ़ के पास करके आए हो, ठीक है? अभी सेकंड सेमेस्टर आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो। तो ऊप के मिड टर्म के अंदर जो मैंने चेक किया है, ठीक है, तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है एक तो, कि शायद मैं क्या कह सकता हूँ, हो सकता है मेरी गलती हो, मैंने सही क्वेश्चन नहीं दिया हो या कुछ हुआ हो। तो मोर देन 50% स्टूडेंट्स ने कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्लेज किया हुआ है, ठीक है? किसी एक स्टूडेंट ने के फ्लो है, उसी फ्लो को सबने फॉलो किया हुआ है, ठीक है? जिसने सही किया है उसके मार्क्स भी फिर वैसे अच्छे हैं, 26 मार्क्स हैं, किसी के 25 हैं, और जिसने प्लेज किया है
उसके पेयर कम भी हैं, उसके 10 भी हैं, 5 भी हैं, 15 भी हैं, 0 भी हैं, इवन 2-3 बच्चों के। तो जो प्लेज की पॉलिसी है मैंने तो सिंपल स्ट्रेट अवे वो अप्लाई करी है। तो अब जिसका प्लेज है, जिसका प्रूफ के साथ साबित हो रहा है कि प्लेजराइज्ड क्वेश्चन है, तो उसको मैंने प्लेज में काउंट किया है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी थोड़ा बहुत चेंजेस भी करने उसने अटेम्प्ट करी है, मैंने उसको भी कोशिश करी है, चले इसको इग्नोर ना किया जाए, इसको चलो यार इसको मार्क्स दे के, ताकि स्टूडेंट का नुकसान ना हो। ठीक है, मैं मार्क्स इंशाल्लाह आज अपलोड कर दूंगा, आप लोग अपने अपने मार्क्स देख लीजिएगा। बाकी कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका क्यूए होगा, ठीक है, तो क्यूए जिनका होगा उनको मैं सेपरेटली या तो ईमेल कर दूंगा, या तो फिर जिनके मार्क्स आएंगे तो वो खुद मेरे पास मुझे मैसेज करेंगे, मैं खुद उनसे फिर बात कर लूंगा। ठीक है, तो क्यूए सबका मैं नहीं करूंगा, मतलब लाइव क्वेश्चन आंसरिंग सेशन सबका नहीं होगा, खाली उन स्टूडेंट्स का होगा जिन्होंने बहुत ज्यादा प्लेज किया है, जिस तरीके से 0-0 मार्क्स जिनके हैं, 5 मार्क्स जिनके हैं, 15 मार्क्स जिनके हैं, 20 मार्क्स से कम कम जिनके हैं उनका, तो मैं वो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग मार्क्स पता चल जाएंगे इंशाल्लाह होपफुली। ठीक है, तो बस यही मैं कह सकता हूँ कि अपने साथ जुल्म ना करें, ये अपना अपने आपके साथ जुल्म है आपका, कि अगर आप लोग प्लेज कर रहे हो या एक दूसरे से शेयर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये इसमें इसका नुकसान आपको पता चलेगा जब आप पास आउट हो जाओगे। ठीक है, जब आप पास आउट हो जाओगे ना, फिर जब जॉब के लिए जाओगे और वहां पे जब प्रॉब्लम होगी, तो फिर आपको याद आएगी ये बात कि यार उस वक्त हम ये नहीं करते तो ये बेहतर था, या हम लोग एटलीस्ट कुछ ना कुछ सही खुद से करते हैं। तो जिसका चीटेड है, जिसका प्लेज्ड है, उसके मार्क्स मैंने उस क्वेश्चन में 0 करें स्ट्रेट अवे, और जो चीज जिसने गलत की है उसके सिर्फ उस चीज के डिडक्ट करें, जिसने सही किया उसके पूरे पूरे मार्क्स भी मैंने दिए हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट मार्क्स 26 हैं आउट ऑफ 30, और लोएस्ट मार्क्स 0 हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि फाइनल के लिए भी आपको पता हो कि भाई खुद करने की कोशिश करनी है, खुद करना है, नेट से नहीं करना। नेट से हेल्प लेने में कोई दुनिया का टीचर मना नहीं करता, आप करें, आप नेट से हेल्प लें, लेकिन नेट से हेल्प पढ़ने के बाद, लेने के बाद आपके अपने वर्डिंग भी तो है ना, आपका अपना माइंड भी है, आपके पास अपनी वोकेबलरी भी है। मैंने तो इवन रोमन भी अलाउ करी हुई है कि आप रोमन में दे दो मुझे, IICT के कोर्स के अंदर मुझे 2-3 बच्चों ने रोमन में क्विज सबमिट करवाया, मैंने उनके मार्क्स बिल्कुल सही दिए हैं, उन्होंने बात सही लिखी है, मैंने उनको डिस्कशन सही किया, मैंने उनको मार्क्स पूरे दिए। तो कोड में तो ऑब्वियसली रोमन नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ पे डिस्कशन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, वहां पे हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, मैं भाई जिसने एक एक क्वेश्चन भी किया है प्लेज ना, दोनों में से उसका पूरा क्विज 0 किया है ये, और ये क्विज की पॉलिसी मैं एंड तक यही रहेगी, और मैं जब तक कीट में एटलीस्ट पढ़ा रहा हूँ तब तक तो मेरी यही पॉलिसी है कि अगर स्टूडेंट का क्विज में किसी भी क्वेश्चन में प्लेज है तो वो क्विज 0 हो जाएगा, वो वाला क्विज स्पेसिफिक। और वैसे मैं बेस्ट क्विजेस को ही चूज करता हूँ, तो आपको अभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके 4-5 क्विजेस या 3 क्विजेस तो एटलीस्ट होंगे ही, उनमें से जो बेस्ट क्विजेस होंगे उनकी एवरेज काउंट होगी। तो आप कोशिश करें कि नेक्स्ट क्विज आप अच्छे से अच्छा करें, और उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म हो ही ना सके कि कोई आपसे भी ना पूछ सके ना आप पूछे, तो आप खुद कोशिश करें कि आप अपना काम कर सकें। फाइनल जिस तरह के हालात हैं ऑनलाइन ही लगता है कि ये सेमेस्टर तो ऑनलाइन चलेगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी शायद ऑन कैंपस हो जाए, ये सेमेस्टर तो ऑनलाइन ही होता हुआ नजर आ रहा है फाइनल भी। ठीक है, वैसे तुम्हारे मार्क्स ठीक हैं, जिसने फाइनल भी ऑनलाइन होगा मैसेज किया, मार्क्स अपलोड करूंगा तो देख लेना अपने मार्क्स, आज कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आज के लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। बाकी फिर डिस्कशंस तो होती ही रहेंगी बाय द स्पैन ऑफ टाइम। लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन हुई थी, जहां पे हमने एंड किया था, वो तो बेसिकली हमने रिवीजन सॉर्ट ऑफ किया था। ठीक है, ये जितनी चीजें हमने करी थी, तो कोर्स का एक ओवरव्यू हमने ले लिया था कि जो जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, तो उनको मैंने शॉर्टली एक एक कुछ एग्जांपल्स लेके उनको करवा दिया था। ठीक है, आज का जो टारगेट है या आज का जो एजेंडा है जिसको डिस्कस करना है, वो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म की एक और अप्रोच को डिस्कस करना है, जिसको हम मेथड ओवर राइडिंग कहते हैं। अभी तक हम लोग मेथड ओवरलोडिंग पढ़ चुके हैं, इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं, इसी तरीके से हम लोग
कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, इसको एक्सप्लोर कर चुके हैं। इसके अलावा अगर एक चीज एक कंस्ट्रक्टर है या एक क्लास है वो स्टैटिक है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजों को, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक और चीज बोलनी रह गई जो कि इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब भी आपसे कहीं भी कहा जाए ना कि ऊप के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए आप किसी चीज को सॉल्व करें या किसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करें, तो उसका मतलब ये होता है कि ऊप के जो पिलर्स हैं उन पिलर्स को यूज करते हुए आपने वो काम करना है। आप लोगों ने मिड के अंदर काफी बच्चों ने ये गलती की है कि क्या किया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि खाली ऑब्जेक्ट बनाया, इफ एल्स की कंडीशंस लगाई ऊपर, ऑब्जेक्ट बनाया और नीचे काम कर दिया पूरा। तो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो सारी हमने चीजें पढ़ी, कंस्ट्रक्टर्स पढ़े, इसको यूज ही नहीं किया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स का जब लिखा हुआ है क्लियरली, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स में उसके पिलर्स आते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना खाली पॉलीमॉर्फिज्म थोड़ी है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्लीटली खाली ऑब्जेक्ट बनाना थोड़ी है। ऑब्जेक्ट तो उसकी कह लें आप बेसिक है, इब्तिदा है उसकी। तो जिन बच्चों ने उसको यूज किया तो उनके मार्क्स उस क्वेश्चन में 5 हैं। बाकी क्वेश्चंस, बाकी के कुछ मैंने डिडक्ट करे कुछ पॉइंट्स। तो क्विज के अंदर या कहीं पे भी अगर आइंदा के लिए मैं बता रहा हूँ, कहीं भी पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए काम करें, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स, जो पिलर्स पढ़े हैं, उनको यूज करना है। मेथड ओवरलोडिंग यूज पढ़ लिया आपने, उसको यूज करें। आपने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ लिया, उसको यूज करें। बेस कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया, उसको कहीं आपको लगता है यूज कर सकते हैं तो यूज करें। अपने स्किल्स जो आपने लर्न करें कोर्स के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करें। उसके बेस के ऊपर मार्किंग अच्छी होती है, आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है। अब आज का जो मेथड ओवरलोडिंग है, मैं पहले एप्लीकेशन बना लेता हूँ, फिर डिस्कशन कर लेते हैं उसके ऊपर कि कैसे इसको होगा। मेथड ओवरराइडिंग, सॉरी, ओवरराइडिंग। अच्छा जी, मेथड ओवरराइडिंग बेसिकली क्या है? बेसिकली मेथड ओवरराइडिंग एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करने के लिए मेथड ओवरलोडिंग एक अप्रोच है और एक मेथड ओवरराइडिंग है। मेथड ओवरराइडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए सी शार्प के अंदर जो अप्रोच है, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू, सिंटैक्स यानी डिफरेंट है, लॉजिक या कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन कोड या सिंटैक्स उसका डिफरेंट होता है। तो सी शार्प के अंदर मेथड ओवरराइडिंग के लिए जो अप्रोच यूज की जाती है वो वर्चुअल मेथड्स होते हैं। अब ये वर्चुअल मेथड क्या है? वर्चुअल मेथड बेसिकली जब आप इनहेरिटेंस अप्लाई करते हैं अपने कोड के अंदर, ठीक है, और आप किसी बेस क्लास के मेंबर को यानी मेथड को, अगर आप उसकी वैल्यू को डिफरेंट टाइप्स के अंदर यूज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे एक मेरी क्लास है कार की, ठीक है, जो मेरी बेस क्लास है, लेट्स से वो कार की है, और कार की मैं डिफरेंट टाइप्स के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि वर्चुअल मेथड बनाऊंगा एक, ठीक है, और जो कार का जो मेथड है बेसिकली उसको ओवरराइड करके डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स बना दूंगा। ठीक है। इसका एक और तरीका कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोडिंग भी है, जिस तरीके से अगेन ये वही वाली बात है कि एक ही काम को करने के मल्टीपल आपके पास टेक्निक्स या अप्रोचेस आ रही हैं। ठीक है। जिस तरीके से लास्ट टाइम हमने एग्जांपल देखी थी, उसमें हम जब बेस कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा, तो बेस कंस्ट्रक्टर वाला काम हम विदाउट बेस कंस्ट्रक्टर भी कर सकते थे, जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस करी। लेकिन सर्टेन सिचुएशंस के अंदर या सर्टेन टाइम्स आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इसी अप्रोच को यूज करना है। ठीक है। तो उस टाइप के सिनेरियो में आपको एटलीस्ट अप्रोच के बारे में पता हो कि ये मेथड ओवरलोडिंग क्या चीज़ है, ओवरराइडिंग क्या है, इसी तरीके से वर्चुअल मेथड क्या होता है, उसको कैसे एक्सेस करेंगे, एंड सो ऑन। तो जब आप इनहेरिटेंस करते हैं तो जो बेस क्लास होती है, ठीक है, बेस क्लास के अंदर जो आप जब उसको इनहेरिट करते हैं, ठीक है, यानी ड्राइव्ड क्लासेस बना लेते हैं उससे, तो ड्राइव क्लासेस के अंदर आप मेथड ओवरराइडिंग करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है। और मेथड ओवरराइडिंग के लिए आपको वर्चुअल मेथड्स को यूज करना पड़ता है। इसके लिए एक और अप्रोच भी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन आज
हमारा टारगेट ओवरराइडिंग डिस्कस करना है, तो ओवरराइडिंग में वर्चुअल मेथड्स हम यूज करते हैं। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में डिफरेंस हम कैसे करें। तो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में ये डिफरेंस है, मेथड ओवरलोड जब आप करते हैं, ठीक है, तो आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है या जो भी आप मेथड जिसको आप ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है, उसका सेम नेम सेम सिग्नेचर्स होते हैं, उन सिग्नेचर्स को ही आप यूज करते हुए उसको ओवरलोड कर रहे होते हैं। यानी एक मेथड है, उसी के नाम के आगे आप, या एक ट्रेन है उसके आगे आप ये कह लें कि आप बोगियां बढ़ा रहे हैं एक तरीके से। जबकि मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है कि आप उसी ट्रेन की एक ही बोगी को लेके, बोगी को आपने कम्प्लीटली चेंज कर दिया, ठीक है, उसका सिग्नेचर भी चेंज कर दिया, उसकी टाइप भी चेंज कर दी, उसकी रिटर्न टाइप भी चेंज कर दी, सब कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। और दूसरी चीज ओवरराइडिंग को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका वो ये है कि ओवरराइडिंग को अप्लाई करने के लिए आपको इनहेरिटेंस लाजमी यूज करनी पड़ेगी। एक ये दूसरा एक क्लू है, जिससे आप अगर आप कहीं पे कोड पढ़ लें तो आप पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे इसने ओवरराइडिंग करी है। वैसे जावा के अंदर तो एनोटेशन एक चीज होती है, और एनोटेशन यूज होती है, उससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऊपर ओवरलोड लिखा हुआ है या ओवरराइड लिखा हुआ है। ओवरलोड लिखा हुआ है तो ओवरलोडिंग हो रही है, ओवरराइड लिखा हुआ है तो ओवरराइडिंग हो रही है। तो उसमें तो इस चीज से डिटेक्ट कर सकते हैं या पता चल सकता है। लेकिन सी शार्प के अंदर जो ये दो तरीके हैं जिससे पता चल सकता है, एक तो इनहेरिटेंस वाला जो मैंने बताया, सेकंड कि आप उसको देखेंगे, आप उसके सिग्नेचर और बाकी चीजें भी चेंज हो रही हैं। अगर सिग्नेचर और बाकी चीजें चेंज हो रही है तो वो मेथड ओवरलोडिंग नहीं है, वो मेथड ओवरराइडिंग है। ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? मेथड ओवरलोडिंग समझ आ गया? अच्छा जी। अब जो वर्चुअल मेथड जब हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वर्चुअल मेथड की वर्चुअल मेथड्स जो होते हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि वर्चुअल मेथड्स स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। यानी उनके जो एक्सेस स्पेसिफायर है, जो एक्सेस है, वो हम एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक नहीं कर सकते, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, वो हम फ्यूचर में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन स्टैटिक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अगर एक ही वैल्यू मतलब उसकी हर जगह वही पर यूज हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से सी शार्प के अंदर जब हम पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म भी दो तरीके से अप्लाई होता है, ठीक है। एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। कंपाइल टाइम और रन टाइम का डिफरेंस आप लोगों को पता है? ये पीएफ में पढ़ा था आप लोगों ने या नहीं पता? अगर नहीं पता तो मैं बता दूं। कंपाइल टाइम और रन टाइम पढ़ा है ना? ठीक है। तो जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो मेथड ओवरलोडिंग है, ठीक है। और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो मेथड ओवरराइडिंग है, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सी शार्प के अंदर जब रन टाइम आपको पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करना हो तो उसके लिए आपके पास सी शार्प के अंदर जो अप्रोच है वो मेथड ओवरराइडिंग है, ठीक है। इसी तरीके से मेथड ओवरराइडिंग ये जो अप्लाई करते हैं हम, ठीक है, ये एक टेक्निक यूज करता है बैक पे, यानी जब ये डॉट नेट के रन टाइम को ये प्रोग्राम जाता है जब एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, तो उस वक्त टेक्निक यूज करता है जिसका नाम है डायनेमिक मेथड डिस्पैच। डायनेमिक मेथड डिस्पैच क्या करता है कि रन टाइम के ऊपर जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा था उसी टाइम के ऊपर ड्यूरिंग द रनिंग साइकिल आपको पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करता है, ठीक है। जबकि ओवरराइडिंग के अंदर, ओवरलोडिंग के अंदर ये काम नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो ये सारी जो अभी फीचर्स की बात करिए, सारे के सारे मेथड ओवरराइडिंग के साथ मखसूस है, ठीक है। कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक तो, ठीक है, कि जो पॉलीमॉर्फिज्म भी की दो अप्रोचेज हैं, तो उसमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली मेथड ओवर राइडिंग को बोलते हैं। और मेथड ओवर राइडिंग अप्लाई करने के लिए जो सी शार्प के अंदर जो वे है उसको डायनेमिक जो टेक्निक यूज होती है अप्लाई करने के लिए वो डायनेमिक मेथड डिस्पैच है, ठीक है। जो कि जब डॉट नेट की रन टाइम यूटिलिटी को हमारा प्रोग्राम पास होता है, ठीक है, तो उस वक्त ये बेसिकली इस चीज को खुद डील करता है
कि इस मेथड को किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। तो अगर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करने की जरूरत होगी तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली हम मेथड ओवरराइडिंग करेंगे, तब आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो फिर वो डायनेमिक मेथड डिस्पैच जो है वो बेसिकली टेक्निक अप्लाई करते हुए डॉटनेट उस चीज को परफॉर्म करेगा, अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो थ्योरेटिकल हैं इनको एक दफा आप अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। कोड के ऊपर आ जाते हैं और एक एग्जाम्पल जल्दी से हम देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सी एक क्लास बना लेता हूँ मैं बेस के नाम से, ताकि आसान हो जाए समझना कि कौन सी बेस क्लास है, कौन सी ड्राइव क्लास है, ठीक है। बेस क्लास ड्राइव क्लास का कॉन्सेप्ट हमें याद है। अच्छा, इसमें अब हम, क्योंकि जैसे कि पहले बताया आप लोगों को कि वर्चुअल मेथड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें वर्चुअल का कीवर्ड आएगा बेसिकली वर्चुअल वॉइड, और मेथड का जो नाम मैं रख रहा हूँ, ठीक है, वो है हु, ठीक है। इसमें एक सिंपल प्रिंट है console डॉट व्हाइट लाइन, हु मेथड, सॉरी, ऑन बेस क्लास, ठीक है। ये हु की इम्प्लीमेंटेशन है बेस क्लास से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके स्कोप के बाहर। ये इस मेथड का स्कोप है और ये इस बेस क्लास का स्कोप है, और इसको इनहेरिट कर लेते हैं क्लास ड्राइव्ड वन। ड्राइव कहाँ से हो रही है, बेस से हो रही है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, अब हम ओवरराइडिंग अप्लाई कर रहे हैं पब्लिक। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हु है, ठीक है, जो कि हमने बेसिकली वर्चुअल मेथड बनाया, अब इसको ओवरराइड कर रहे हैं। तो ओवरराइड करने के लिए ओवरराइड का कीवर्ड आएगा ओवरराइड वॉइड हु, ठीक है। वो खुद सजेशन दे रहा है आपको, इंटेलिजेंस खुद आपको बता रही है कि जब आप ये लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें बेस डॉट हु करके इसको कॉल कर लें, या इसने इंटेलिजेंस के लिहाज से दे दिया, हम इसमें प्रिंट करवा लेते हैं सिंपल console डॉट व्हाइट लाइन, और लेते हैं हु मेथड कॉलिंग फ्रॉम ड्राइव वन क्लास, ठीक है। तो ये जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हु की इंस्टेंस हम जिसको कॉल कर रहे हैं, जो हमने हु ओवरराइड किया है, तो उसमें से कौन सा हु बेसिकली जो मेथड है वो हमारे पास आ रहा है। हु फ्रॉम बेस क्लास आ रहा है, हु फ्रॉम ड्राइव क्लास आ रहा है, या हु कहाँ से बेसिकली कॉल हो रहा है। चलिए, एक और क्लास बना लेते हैं इसकी, ताकि और बेहतर फ्लो इसका क्लियर हो जाए। ड्राइव टू, उसको भी इनहेरिट कर लेते हैं बेस, और इसमें भी एक ओवरराइड कंसोल व्हाइट लाइन, और इसको लिख देते हैं ड्राइव हु मेथड कॉलिंग फ्रॉम ड्राइव टू क्लास मेथड कॉलिंग ड्राइव टू क्लास, यहाँ पे स्पेस का, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसका सिंपली एक फाइनल क्लास बना के उसमें इसको चीज़ों को जो भी वैल्यूज हैं उनको एक्सेस करके प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्लास
ओवरराइड डेमो, ठीक है। ओवरराइड डेमो, और इसमें हम मेन मेथड बना लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। बेस, बेस ओबी यानी बेस का ऑब्जेक्ट, न्यू बेस, ठीक है। ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरीके से ड्राइव क्लास, ड्राइव वन, इसको जो भी नाम देते हैं, डी ऑब्जेक्ट वन, डीओबी वन लिख देते हैं इसको, न्यू डीओ ड्राइव वन। इसी तरीके से एक और बना लेते हैं ड्राइव टू के नाम से, डीओबी टू इक्वल्स टू न्यू ड्राइव टू, ठीक है। ये फ्लो क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई क्यूरी है तो पूछ लें। ज्यादा क्लियर है सब कुछ? कोड क्लियर है? ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। बेस, बेस रेफ, ठीक है। अब ये इसके ऊपर मैं आता हूँ कि इसको ये क्या किया है मैंने, ठीक है। मैं एक मिनट जल्दी से कोड कंप्लीट कर लूँ क्योंकि सेशन फिर एंड के करीब है, तो ये ना हो कि बेस वो भी, और इसी तरीके से बेस रेफ, ये हो गया। देन इसको बेस रेफ equals to DOP1, DOP1, उसको अगेन रिपीट करना सिंपल, बेस रेफ डॉट हु, तरीके से बेस रेफ इक्वल्स DOP2 और बेस रेफ डॉट हु। अच्छा जी, ये जो काम किया मैंने, ये जो एक लाइन लिखी है, ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रही है यहाँ पे, ये लाइन बेसिकली एक रेफरेंस बना रही है बेस का, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, बेस क्लास जो बनाई है उसका। यानी कि जो मेरी बेस क्लास है, ठीक है, उसका मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया, जिस रेफरेंस वेरिएबल से बेसिकली मैं उसको फिर आगे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो बेस रेफ मैंने एक जो इंस्टेंस बनाई इसकी, या कह लें आप जो एक रेफरेंस बनाया, ठीक है, उस रेफरेंस में सबसे पहले मैंने बेस की वैल्यू डाल दी, बेस ओबी, ठीक है, और उसको कॉल करा लिया, ठीक है। फिर सेकंड टाइम बेस रेफ को ही दोबारा यूज किया, ठीक है, और उसकी वैल्यू को ओवर राइट कर दिया DOB1 से। फिर यही काम किया DOB2 के लिए, ठीक है, और DOB2 की वैल्यू प्रिंट करा दी। तो इसके बिहेवियर के लिहाज से, कोई कोड को अगर देखें हम, ठीक है, तो कोड के बिहेवियर के लिहाज से सबसे पहले आना चाहिए हु मेथड कॉलिंग फ्रॉम बेस, फिर उसके बाद आना चाहिए हु मेथड कॉलिंग फ्रॉम ड्राइव वन क्लास, और उसके बाद आना चाहिए हु मेथड कॉलिंग फ्रॉम ड्राइव टू क्लास, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर है सबको ये वाली चीज? ये वाला जो कोड है, ये चंक ऑफ कोड है, ठीक है। शामिर क्या क्वेश्चन है, पूछो। शामिर और आलियान क्या? ये मेथड कॉलिंग नहीं, हमने क्या किया कि जो हमारा बेस जो क्लास है ना, ठीक है,
उस क्लास का हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया। ये बेस रेफ बेसिकली ये अगर रेफरेंस वेरिएबल बनाना हो, ये उसका सिंटैक्स है। ठीक है, क्या आपने जो क्लास है वो क्लास, ठीक है, क्योंकि उसका एक्सेस तो है यहाँ पे कि हम एक ही उस पर काम कर रहे हैं, तो उसको हमने रेफरेंस करें। इसके बगैर भी काम हो सकता है ऑब्वियसली, कि हम ये कर सकते थे कि बेस ओबी डॉट ओबी डॉट हु और बेस ओबी डी ओ बी वन डॉट हु और डी ओ बी टू डॉट हु। लेकिन ये एक टेक्निक इंट्रोड्यूस करानी थी, तो कि इस तरीके से भी काम हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये रेफरेंस वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली किया। लास्ट में हु को दोबारा इसलिए कॉल करा है कि जो डी ओ बी टू की वैल्यू सेट हुई होगी ना, तो वो भी तो प्रिंट करानी है ना। एक दफा बेस ओबी की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं हम, मतलब कॉल कर रहे हैं उसे। एक दफा हम डीओबी वन को कॉल कर रहे हैं और एक दफा डीओबी टू को कॉल कर रहे हैं। तो हर एक को कॉल करने के बाद उसके उसकी फंक्शनल कॉल भी है। ठीक है, तो ये लिखा है डी हु फ्रॉम बेस, और ये हु बेस, और ये भी हु फ्रॉम बेस। ठीक है, इस तरीके से अगर रेफरेंस नहीं बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है, डीओ मैं उसके बगैर भी कर चला के दिखाता हूँ। अभी वो भी मैं करूंगा। ये जस्ट समझाने के लिए कि अगर एक रेफरेंस वेरिएबल बना के काम करना हो तो उसके थ्रू भी काम हो सकता है। ठीक है, तो रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनता है बेसिकली वो एक्सप्लेन करना यहाँ पे मकसद है। इसके बगैर भी काम ये हो जाएगा, वो मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक्सपेक्ट जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हु मेथड कॉलिंग फ्रॉम बेस क्लास, हु मेथड कॉलिंग फ्रॉम ड्राइव क्लास वन, हु मेथड कॉलिंग फ्रॉम ड्राइव टू क्लास। ठीक है, अब आ जाते हैं ये बेस वाली बात जो आप लोग कंफ्यूज कर रही है, तो उसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक ना? इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये कर लेता हूँ बेस ओ बी डॉट हु और बी ओ बी वन डॉट हु और बी ओ बी डॉट हु। ठीक है, तो ये भी वही काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेम रिजल्ट है। वो बस एक रेफरेंस वेरिएबल, अगर क्लास को एज अ रेफरेंस यूज करना हो किसी वेरिएबल में, बेसिकली कह लें आप पुट ऑन करके, तो वो एक तरीका है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? चीज क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, गुड है। अच्छा जी, एक और अब काम कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक और बिहेवियर है। अभी मेरी मस्जिद में अजान हो रही है, अजान का 1 मिनट, ये क्लास भी रिस्टार्ट होने वाली है, मैं क्लास भी रिस्टार्ट करता हूँ, फिर एक जो चीज दिखानी है वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो रिकनेक्ट कर लें।